हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की प्रैक्टिस सीरीज को। तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, वारली पेंटिंग इज द फोक पेंटिंग ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। देखो बताना है वारली पेंटिंग इंडिया में कौन से स्टेट की पेंटिंग है ये। देखो ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, कर्नाटक, महाराष्ट्र। और इसका सही आंसर हो जाएगा ना ये महाराष्ट्र। ठीक है, तो वारली पेंटिंग ना ये महाराष्ट्र से रिलेटेड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके थोड़ा सा ना एडिशनल फैक्ट भी देख लेते हैं। पहले हम इसके आंसर्स को देख लेते हैं। देखो करेक्ट आंसर हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। और जो वॉली पेंटिंग है ना, बेसिकली यहाँ की जो ट्राइबल ये यहाँ की ना ट्राइबल आर्ट पेंटिंग है। ठीक है, और यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं ना, यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, उनके द्वारा ही इसको क्रिएट किया गया था। ठीक है, और बेसिकली ना महाराष्ट्र का ना ये जो सह्याद्री रेंज है ना, नॉर्थ सह्याद्री रेंज है, वहाँ के लोगों में फेमस है ये। ठीक है, अदर फोक पेंटिंग्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि और अदर फोक्स हमारे जो और भी जितने पेंटिंग्स है वो सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार बिहार का फेमस पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, आप में से जितने भी लोग होंगे ना बिहार से या झारखंड से भी होंगे, तो उनको ये मधुबनी पेंटिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, और हालांकि देखो ना मधुबनी पेंटिंग को 2007 में जीआई टैग भी मिल चुका है। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, यहाँ लिखी नहीं है पर मैं आपको बता रही हूँ इसे। मधुबनी पेंटिंग को 2007 में जीआई टैग मिला था। और मधुबनी पेंटिंग को हम मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और उड़ीसा का ये जो हमारा पेंटिंग ये है पटचित्र आर्ट। और गुजरात का है पिथोरा पेंटिंग। और आंध्र प्रदेश का है कलमकारी पेंटिंग। और वेस्ट बंगाल का है कालीघाट पाट आर्ट। ठीक है, या फिर कालीघाट आर्ट भी बोल सकते हैं सीधा, या फिर कालीघाट पेंटिंग भी बोल सकते हैं। और मिनिएचर पेंटिंग देखो वेरी इंपॉर्टेंट है। मिनिएचर पेंटिंग ये है हमारा राजस्थान से। और तंजौर पेंटिंग है तमिलनाडु से। और गोंड पेंटिंग है एमपी से। गोंड पेंटिंग तो याद रखना काफी इजी हो जाएगा ना, क्योंकि गोंड यहाँ की ट्राइब भी है और गोंड यहाँ की पेंटिंग भी है। ठीक है, तो ट्राइब के नाम पर ही ये पेंटिंग का नाम भी रख दिया गया है। ठीक है, फाड़ पेंटिंग है राजस्थान का। और चेरियाल स्क्रोल है ये तेलंगाना का। देखो ये थोड़ा सा इंग्लिश का नेम है, चेरियाल स्क्रोल डिफरेंट सा नेम है, याद रखेंगे इसको। ये है तेलंगाना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, थांग का पेंटिंग स्टाइल डेपिक्ट्स डैश डिटी। देखो थांग का पेंटिंग स्टाइल बेसिकली किसके बारे में डेपिक्ट करता है, कहाँ की पेंटिंग है, किन लोगों की पेंटिंग है ये। देखो ऑप्शन में है इस्लामिक, बुद्धिस्ट, ज्यूइश, हिंदू। तो देखो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये बुद्धिस्ट। ठीक है, तो जो थांग का पेंटिंग है ना ये बुद्धिस्ट लोगों से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर है। अब देखो बेसिकली ना जो ये बुद्ध थांग का पेंटिंग है ना, ये यहाँ के जो तिब्बतन बुद्धिस्ट है ना, तिब्बत के जो बुद्धिस्ट है, ये वहाँ की पेंटिंग है। ये वहाँ पर ज्यादा फेमस है ये। ठीक है, तो तिब्बतीन बुद्धिस्ट याद रखेंगे। और कालीघाट पेंटिंग है तो कलकत्ता का, ये तो अभी अभी बताया है मैंने। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। जस्ट मैंने आपको ये शायद फर्स्ट क्वेश्चन में ही तो बताया है ये। हाँ फर्स्ट में ही तो बताया है, ये थर्ड नंबर का है। देखो हमारा ये है मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश। देखो मधुबनी पेंटिंग कहाँ का है ये, बिहार का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2007 में इसे जीआई टैग मिला है। मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप सुन के भी इसको याद रख पाए। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे। बेसिकली मधुबनी पेंटिंग को मिथिला आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें ना राइस वगैरह को ना, जैसे चावल होता है ना, उसको पाउडर के फॉर्म में बना लेते हैं। और फिर फिंगर से और बैम्बू वगैरह के यूज करके, जो उसके ट्विक्स होते हैं ना, उसकी टहनी वगैरह, उससे यूज करके इस पेंटिंग को किया जाता है। ठीक है, अब कुछ अदर फेमस पेंटिंग की बात करते हैं। गुजरात का है रबड़ी एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, और पिथौरा पेंटिंग ये जस्ट हमने पढ़ा है अभी गुजरात में। ठीक है, और कर्नाटक का हो जाएगा मैसूर पेंटिंग। और राजस्थान का हो जाएगा फाड़ पेंटिंग। ठीक है, देखो पेंटिंग से रिलेटेड जितने भी एडिशनल करवा रही हूँ ना, सारे याद रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि पेंटिंग से एक ना एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आना है, हर दिन आना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज भित्ति चित्र पेंटिंग अ पॉपुलर आर्ट फॉर्म। भित्ति चित्र पेंटिंग ये कहाँ का है ये। देखो नाम थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना, पुराना सा है ना। देखो भित्ति चित्र पेंटिंग ना ये है हमारा हरियाणा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर है ये सी।
ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब देखो, माता मनसा देवी टेम्पल और कलायत कपिल मुनि टेम्पल और ये हवेलीस एट भिवानी पर्सिस। तो देखो, ये जो माता मनसा देवी टेम्पल है, कलायत कपिल मुनि टेम्पल है और भिवानी के आसपास जो ये काफी सारी हवेली है, इसमें हम इस पेंटिंग की झलक देख सकते हैं। ठीक है, कौन से पेंटिंग की झलक? अभी नाम बताया ना मैंने आपको, देखो भित्ति चित्र, इसकी हम काफी झलक देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल से देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द पेटकर पेंटिंग्स आर यूनिक कल्चरल सिंबल्स ऑफ। देखो पेटकर पेंटिंग ये कहाँ से रिलेटेड है? देखो आया हुआ ऑप्शन ये एसएससी एमटीएस 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में। और देखो अभी एसएससी एमटीएस की वैकेंसी भी आ गई है, तो आपका सिर्फ इस एक सीरीज से ना एसएससी सीजीएल भी निकल जाना है, एमटीएस भी निकल जाना है, सीएचएसएल भी निकल जाना है, साथ में सीपीओ भी निकल जाना है और अदर जो भी एग्जाम्स आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो सारे ही निकल जाने हैं। तो आप आई होप कि आप इस सीरीज को पूरा देखें अच्छे से। ठीक है, तो देखो पेटकर पेंटिंग ये हमारा रिलेटेड हो जाएगा ऑप्शन पेटकर पेंटिंग। हाँ देखो ऑप्शन नंबर 1 हमारा झारखंड एक करेक्ट आंसर है। पेटकर पेंटिंग ये झारखंड से रिलेटेड है। ठीक है, पेटकर पेंटिंग is a folk painting found in East India in the form of scrolls। देखो इस पेटकर पेंटिंग को ना स्क्रोल्स के फॉर्म में पाया जाता है और ये जो पेटकर पेंटिंग है ना बेसिकली झारखंड में तो है और इसके बॉर्डर लाइन पर भी, जैसे कि वेस्ट बंगाल में भी है, ये उड़ीसा में भी है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है कि ये जो पेटकर पेंटिंग है ना ये ओल्डेस्ट ट्राइबल पेंटिंग है इंडिया की, क्योंकि एसएससी में कुछ इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है और वैसे भी इस बार तो उसको अपने लेवल को टफ बनाना है ना, तो वो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि ओल्डेस्ट ट्राइबल पेंटिंग है इंडिया की कौन सी, तो ये हो जाएगी पेटकर पेंटिंग। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो हमारा द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू डैश। जो पहली ट्रेन चली थी वो मुंबई से कहाँ तक चली थी? इजी क्वेश्चन है, आता ही होगा आई होप सबको। देखो पहली ट्रेन ना चली थी मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है, टोटल 34 किलोमीटर की रेंज में ये चली थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा चली कब थी पहले ये ट्रेन? तो 1853 में चली थी। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। देखो एक्सप्लेनेशन की साइड आ जाते हैं। थाने हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया डिपार्चेड फ्रॉम मुंबई टू थाने ऑन 16 अप्रैल 1853। ठीक है, तो देखो 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन चली थी और 34 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया था, ये मैं बता चुकी हूँ। और इसको सेपरेट किया गया था 3 लोकोमोटिव्स के द्वारा और ये जो लोकोमोटिव्स थे इसके नाम क्या थे? साहिब, सुल्तान और सिंध। तो याद रखेंगे ये जो 3 नाम है तीनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं, साहिब, सुल्तान और सिंध, ये तीनों ही लोकोमोटिव थे, ये इंजन थे। ठीक है, अंडर द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे और क्या याद रखना है, सारा नहीं पढ़ेंगे। देखो लॉर्ड डलहौजी को ना फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है। ठीक है, तो हु इज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। और हमारे फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे? तो ये जॉन मथाई थे। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बाकी तो आप सारा पढ़ेंगे ही। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेंगे। बाकी फर्स्ट जो ये हमारे फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे ये जॉन मथाई थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट बीन लॉन्च? देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आया हुआ है एसएससी स्टेनो के एग्जाम में 2023 में। देखो बात यहाँ पे हो रही है ना कि जो पहली इंडिया की पहली अंडर वाटर ट्रेन चली है ना, या फिर जो इसका जो प्रोजेक्ट है कहाँ से लॉन्च किया गया था पहली अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट को? ऑप्शन में देखो पटना, कोलकाता, इलाहाबाद, हरिद्वार। तो देखो करेक्ट आंसर हमारा है कोलकाता। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कोलकाता में भी कहाँ? तो जो हुगली नदी है ना वहां पे ये चली है। ठीक है, हुगली नदी के पास। ठीक है, और अभी अगर देखा जाए ना तो अभी 15 मार्च 2024 में, यानी कि ज़्यादा नहीं, एक साल पुराना बस, 15 मार्च 2024 में ये शुरू हो चुका है। ठीक है, और देख सकते हैं
कि एक ईयर 1 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, या कुछ और भी है इसमें? ये तो सारा ही मैं बता चुकी हूँ कि ये हुगली रिवर पे है ना, तो इसको सिर्फ पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, हु वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जो 1947 की जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन रहे? पहले रक्षा मंत्री ऑप्शन में है कैलाश नाथ कटजू, बलदेव सिंह, वाई बी चवन, स्वर्ण सिंह। तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह। और हाँ, मैं इसको आपको याद रखने की एक ट्रिक भी बताऊंगी। देखो, डिफेंस मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? रक्षा मंत्री। तो देखो रक्षा कौन कर पाएगा? जिसके पास बल होगा, बल, है ना। जो कमजोर होगा वो तो रक्षा नहीं कर पाएगा हमारी, है ना। ये सिर्फ मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, बट ये ट्रिक कहीं ना कहीं सही बैठ रही है। जिसके पास बल होगा वही तो हमारी रक्षा कर पाएगा ना। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर थे बलदेव सिंह। ठीक है, अब देखो हमारे पास सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आ गया है, जिसमें कि हम सारे ही यहाँ पे 1947 के जितने भी मिनिस्ट्री रहे वो सारे हम पढ़ेंगे। अब देखो, सरदार बलदेव सिंह, इसको वल्लभ भाई पटेल मत समझ लेना, सरदार बलदेव सिंह है ये। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947, 1947 के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, जवाहरलाल नेहरू ये हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और ये एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस साइंस रिसर्च के मिनिस्टर भी थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये इनके पास कौन कौन सी मिनिस्टर थी? तो होम मिनिस्टर थे ये उस टाइम। ठीक है, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये सब इनके हाथ में ही था। ठीक है, अब देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो हमारे वैसे पहले प्रेसिडेंट थे ना, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, और साथ में ना फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे ये, कब? जब हम आज़ाद हुए थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, और डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, ये अभी अभी हमने पढ़ा है जॉन मथाई के बारे में, है ना। आर के शनमुखम चट्टी ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है, कानून मंत्री थे। और जगजीवन राम ये लेबर मिनिस्ट्री थी इनके पास। और सी एच भाभा मतलब कुंवर जी हरमुस जी भाभा। ठीक है, तो सी एच भाभा जी जो थे ना वो कॉमर्स मिनिस्ट्री में थे। राजकुमारी अमृत कौर ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी। ठीक है, और रफ़ी अहमद किदवई ये हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये इंडस्ट्रियल और सप्लाईज मिनिस्टर थे। ठीक है, वी एन गडगिल ये वर्क्स माइंस एंड पावर मिनिस्ट्री में थे। ठीक है, तो देखो एक ही स्लाइड में ना हमने सारा ही रिवीजन कर लिया है। ठीक है, तो सारा याद रखेंगे, एक दो बार पढ़ते रहेंगे, और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर उससे बेहतर आप इसके नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इस वीडियोस को एक दो बार देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको बेहतर लगता है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो किसी भी तरीके से याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी? आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे ये कौन थे? ऑप्शन में देखो, डेमेट्रियस विकेलर, देखो पहला ही तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहला ही हमारा करेक्ट आंसर है तो हम नीचे क्यों जाए, है ना। तो देखो आईओसी के जो पहले प्रेसिडेंट थे ना वो थे डेमेट्रियस विकेलस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आईओसी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी फुल फॉर्म तो यही है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, इसको फाउंड किया गया था 23 जून 1894 को। इसका जो हेड क्वार्टर है ना ये लोसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुए थे 1896 में एथेंस में। ठीक है, 6 अप्रैल को हुए थे 1896 में एथेंस में। ठीक है, और इंडिया ने फर्स्ट पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में 1900 में। ठीक है, इन पेरिस में किया था। ठीक है, और पियरे डी कोबर्टिन इसके सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, अब एडिशनल की तरफ हम चले ना, तो एडिशनल में हमको क्या याद रखना है? देखो एडिशनल में याद रखेंगे कि इसकी ना, क्योंकि करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आईओसी की जो पहली फीमेल चेयरमैन बन गई, पहली जो महिला अध्यक्ष जो बन गई है ना, ये बन गई है किर्स्टी कोवेंट्री। ठीक है, तो ये याद रखेंगे किर्स्टी कोवेंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और हाँ, इनसे पहले थॉमस बाक थे ना, इनसे पहले थॉमस बाक थे। टी भी नहीं लिखती, मैं बस मुंह से बोल देती। किर्स्टी कोवेंट्री से पहले थॉमस बाक थे। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग फेडरेशन इन लंदन यूके। लंदन यूके में ना जो पहला वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप है ना ऑर्गेनाइज किया गया था, वो लंदन में कब कब ऑर्गेनाइज किया गया था? देखो ऑप्शन में मार्च 1991, 1891, 2000, 1895। देखो करेक्ट आंसर ना हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 1891। ठीक है, मार्च 1891 बी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो आया हुआ एसएससी सीपीओ 2023 के एग्जाम में। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मार्च 1891 ओनली मेंस कंपटीशन। देखो मार्च 1891 में ना सिर्फ मेंस का कंपटीशन था। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप फॉर वुमेन टुक प्लेस इन द यूनाइटेड स्टेट 1987। और फर्स्ट जो वुमेन का जो वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुआ था ना, ये हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में 1987 में। ठीक है, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, आईडब्ल्यूएफ की फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, इसको फाउंड किया गया था 1905 में। और इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ये बना था 1935 में। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द राइफल in the shooting sport is single loaded in dash millimeter caliber, the inner diameter of a gun barrel which is used across ऑल इवेंट। देखो बात हो रही है जो राइफल है ना शूटिंग स्पोर्ट्स में, और जो सिंगल लोडेड होता है ये, इसका जो हमें ना बताना है कितना होता है ये, जो इसका जो इनर डायमीटर होता है ना एक गन बैरल का। ठीक है, और बेसिकली इसको ना ऑल इवेंट्स में यूज किया जाता है, तो इसका ना बताना है कितने का होता है ये, कितना लोडेड होता है ये। ठीक है, देखो ऑप्शन में है 5.6, 4.8, 4.5, 5.1। देखो करेक्ट आंसर ना हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही, 5.6 का ये होता है। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा एडिशनल देख लेते हैं कि हमें याद क्या रखना है इसमें से। 5.6 ओलंपिक शूटिंग फीचर्स थ्री स्टाइल्स ऑफ गन्स। अब देखो ये जो ओलंपिक शूटिंग में इसमें ना तीन टाइप्स के गन होते हैं। कौन कौन से गन होते हैं? तो ये है, एक होता है राइफल, एक होता है पिस्टल, और एक होता है शॉर्ट गन। ठीक है, और बेसिकली इसको ना रेस्पेक्टिवली यूज किया जाता है। देखो राइफल को 10 मीटर के उस पे डिस्टेंस पे, पिस्टल को 25 मीटर के डिस्टेंस पे, और शॉर्ट गन को 50 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, राइफल्स और जो पिस्टल्स होते हैं ना वो सिंगल लोड के होते हैं। ठीक है, और टोटल 5.6 कैलिबर के होते हैं, और जो पिस्टल्स होते हैं वो 4.5 के होते हैं। ठीक है, और इसमें देखो 10 मीटर एयर पिस्टल, मतलब यही जो मैंने अभी बताया 10, 25। ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ याद रखने वाली चीज़ें बस यही, ये जो है ना राइफल्स पिस्टल्स ये कितने की दूरी पर है इसको सिर्फ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैश पोलो क्लब इज द होम ऑफ द ISRA Cup event, the world's oldest पोलो टूर्नामेंट स्टार्टेड इन 1880। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि किस ये जो पोलो क्लब है ना, ये देखा जाए ना तो ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट पोलो टूर्नामेंट है। ठीक है, कौन सा पोलो क्लब? ये सबसे पुराना पोलो टूर्नामेंट है, और एक तरह से ये होम है इर्जा कप इवेंट का। ठीक है, और ये जो इसे ना स्टार्ट किया गया था 1880 में। तो हमें बताना है वो कौन सा पोलो क्लब है जिसको कि स्टार्ट किया गया था। देखो बताऊं ना मैं आपको, ये जो ओल्डेस्ट पोलो टूर्नामेंट है ना ये हमारा ना कलकत्ता है बस सिर्फ। ठीक है, तो कलकत्ता यहाँ से याद रखेंगे, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस ओल्डेस्ट पोलो टूर्नामेंट कलकत्ता है जो कि कलकत्ता में है, जो कि स्टार्ट हुआ था 1880 में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब आ जाते हैं इस पर। देखो द कलकत्ता पोलो क्लब एस्टेब्लिश्ड इन 1862 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और तब से ये देखो इतना ओल्डेस्ट है, तब से आज भी इसका एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो सोचो ना 1862 से आज 2025 चल रहा है, अभी तक इसका एग्जिस्ट बना हुआ है। ठीक है, द एर्जा कप स्टार्टेड 1880
बाय सर डेविड। और देखो एशिया कप को स्टार्ट किया गया था 1880 में, और ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट पोलो ट्रॉफी अभी भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये तो ओल्डेस्ट पोलो ट्रॉफी है। ओल्डेस्ट पोलो क्लब ये हमारा कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसका एस्टेब्लिश 1862 है। मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया ना इसमें? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने कुछ गलत बताया शायद। कोई नहीं, आप वीडियो को एक बार बैक करके देख लीजिए। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, शायद मैंने कुछ तो गलत बोला है यहाँ पे, या नहीं बोला ये भी हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, एट विच ओलंपिक डिड गगन नारंग विन अ ब्रॉन्ज मेडल? कौन सा ओलंपिक में जो गगन नारंग है ना उसने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो देखो ऑप्शंस में हमें हमारे पास दिए हुए ओलंपिक्स 2012 का, 16 का, 4 का, 8 का। देखो करेक्ट आंसर ना हमारा हो जाएगा लंदन 2012 में जो ओलंपिक्स हुए हैं ना, इसमें ही गगन नारंग ने क्या किया है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, अब देख लेते हैं एडिशनल में कुछ। जो गगन नारंग है ना, वो एक इंडियन स्पोर्ट्स शूटर एंड इंडियन स्पोर्ट्स शूटर है, और वो एसोसिएटेड है एयर राइफल शूटिंग से। ठीक है, और इन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस का जो 10 मीटर का एयर राइफल इवेंट हुआ था ना इसमें। ठीक है, और देखो इनको ना अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है 2005 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि इनको अर्जुन अवार्ड कब मिला है, 2005 में। बेसिकली खेलों के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। ठीक है, और इंडियन शूटर्स की अगर हम बात करें और भी जो है, जैसे अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे, राज्यवर्धन सिंह राठौर हो जाएंगे, विजय कुमार हो जाएंगे, मनु भाकर हो जाएंगी, स्वप्निल कोसले हो जाएंगे। तो देखो हमें ना सारी, आपको सारी ही पर्सनैलिटी पता होनी चाहिए कि कौन से किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो हमारा, एट विच ओलंपिक्स वॉज खो खो फीचर्ड इन एन एग्जीबिशन इन द मेन स्टेडियम? तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि किस ओलंपिक्स में ना जो खो खो है ना उसको मेन स्टेडियम में ना एक तरह से एक एग्जीबिशन के रूप में इसको शो किया गया था, दिखाया गया था इसके फीचर को। ठीक है, देखो कौन से ओलंपिक्स में? तो देखो ओलंपिक्स में यहाँ पे डेट्स वगैरह दी हुई है हमें। देखो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1936 का जो ओलंपिक है वो। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। और देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो ये जो 1936 का ना 1936 का जो ओलंपिक्स हुआ था ना, ये बर्लिन में हुआ था। ठीक है, और खो खो टीम में बेसिकली 12 प्लेयर्स होते हैं, बट देखा जाए ना तो फील्ड में ना टोटल 9 प्लेयर ही हो रहे होते हैं जो खेलते हैं। ठीक है, और फर्स्ट एवर एशियन खो खो चैंपियनशिप इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कोलकाता में 1996 में, 1996 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा देखो ये कोलकाता का नाम हमने बहुत बार सुना ना, अभी हम जितनी चीज़ों को डिस्कस करें कोलकाता नाम आ ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है देखो हमारा, विच ऑफ द, देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन द फर्स्ट मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी? कौन सी कंट्री है ना फर्स्ट मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और हमारे लिए तो और ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये ना इंडिया ने ही जीती है। तो इस लिहाज से तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है ना क्वेश्चन, कि इंडिया ने कोई कुछ हासिल किया है इंडिया ने। देखो 2024 के एग्जाम में ही आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है, जो फर्स्ट मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप जीतने वाला जो कंट्री है वो तो हमारा इंडिया ही है। ठीक है, तो देखो इंडिया किसी किसी चीज में तो बहुत ज्यादा आगे है ना, तो ये एक तरह से हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, इंडिया इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी विद द 5 टाइटल्स। 5 टाइटल्स को देखा जाए तो इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल रहा है। और ये जो टूर्नामेंट है ना 2011 से 2013 के बीच में एनुअली इसको कराया गया था। ठीक है, और एंड हैज बीन कंडक्टेड एवरी 2 ईयर सिंस 2016। और 2016 से क्या हुआ, इसको हर 2 साल के गैप में कराया जाने लगा। ठीक है, हर 2 साल के गैप में। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। देखो नेक्स्ट थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, बट ठीक है, आंसर तो ये तो बुक्स एंड ऑथर का ही लग रहा है क्वेश्चन। रनिंग फॉर माई लाइफ वन लॉस्ट बॉयज जर्नी फ्रॉम द किलिंग फील्ड्स ऑफ सूडान टू द ओलंपिक गेम्स, एन ऑटोबायोग्राफी depicting the struggle for
लाइफ टू सक्सेस इन लाइफ इज रिटन बाय हु अमंग द फॉलोअर। तो कोई इतनी लंबी चौड़ी बुक है ये, ठीक है। इसको लिखा किसने है? रनिंग फॉर माई लाइफ वन लॉस्ट बॉयज जर्नी, ठीक है। तो देखो इसको ना लिखा गया है हमारा ये ऑप्शन में, हाँ देखो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको लिखा गया लोपेज लोमोंग के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी है। और आपको इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है क्योंकि ये जो राइटर है ना, ये हमारे इंडिया से है ही नहीं, इसलिए इनके नाम के लिए इतना नहीं सोचना है। ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स हैं, ठीक है। अब देखो ऑटोबायोग्राफी एंड स्पोर्ट्स पर्सन को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। नो स्पिन, शेन वॉन ने लिखा है, ये क्रिकेटर है एक। और फास्टर देन लाइटिंग माई ऑटोबायोग्राफी, इसे उसेन बोल्ट ने लिखा है। और एस अगेंस्ट ओड्स इसको लिखा सानिया मिर्जा ने, जो कि टेनिस से बिलोंग करती है। अ शॉट एट हिस्ट्री इसको लिखा अभिनव बिंद्रा ने, जो कि एक शूटर है। और कंट्रोवर्शियली योर्स शोएब अख्तर ने लिखा है, जो कि एक क्रिकेटर है। तो देखो आपने ऐसे बुक्स एंड ऑथर भी कर लिया, और वो पर्सनल लाइफ में क्या है वो आपने ये भी कर लिया, ठीक है। मतलब कि उनकी जो पर्सनैलिटी किस चीज़ से बिलोंग करती है, तो ये भी कर लिया आपने। तो एक तरह से अच्छी स्लाइड रही है ये आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यशोधरा दलमिया इज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फेमस बुक। जो ये यशोधरा दलमिया है, कौन से फेमस बुक की ये ऑथर है? देखो ऑप्शन एसएससी एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट ही है, ठीक है। देखो हमारा जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, पेंटिंग वाला ही होगा कुछ इसका आंसर। पेंटिंग इन दी कांगड़ा वैली अजंता पेंट, द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। देखो यही करेक्ट आंसर है, मैंने बोला था ना कुछ पेंटिंग जैसे ही वर्ड है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वार्लिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चले, या कुछ एडिशनल भी देख लेते हैं इसमें। द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ दिवाली इसको लिखा है, ठीक है। और इसके अदर देख लेते हैं ना। हर अदर बुक्स इंक्लूड अमृता शेर गिल अ लाइफ, सैयद हैदर रजा, ठीक है। ये इनकी और भी बुक्स हैं। और देखो अदर ऑथर्स की मैं बात करूँ तो विजय शर्मा, इनकी ये जो बुक है पेंटिंग इन दी कांगड़ा वैली, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ना ऑप्शन में ये पेंटिंग इन दी कांगड़ा वैली, तो ये इनकी, ये यशोधरा दलमिया की बुक नहीं थी, ये इन्हीं की थी, ठीक है। तो अभी हमने सारे ही गलत किया है ना। तो अब देखो यहाँ पे एडिशनल में और देख लेते हैं। वॉल्टर एम स्पिंक, अजंता अ ब्रीफ हिस्ट्री एंड गाइड, द एक्सिस ऑफ यूरोप। तो ये सब इनकी वॉल्टर एम की है, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो विच ऑफ द विच बुक हैज बीन ऑथर्ड बाय रविंद्र भरली। इनमें से कौन सी बुक है जिसको रविंद्र भरली के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इंडी 101, द फॉरगॉटन फॉर्म्स ऑफ द म्यूजिक रूम्स, द म्यूजिक टू माई ईयर्स। देखो करेक्ट आंसर ना हमारा हो जाएगा द फॉरगॉटन फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये करेक्ट आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। इसको लिखा गया रविंद्र भरली के द्वारा, ठीक है। और कुछ अदर बुक्स की बात करें, हाँ देखो कुछ अदर बुक्स में हम देख लेते हैं। इसमें एक मिनट को, ये सारा तो छोड़ दीजिए, अदर बुक्स पे आते हैं हम डायरेक्ट। इंडी 101 इसको लिखा है रितनिका नयन के द्वारा, हमारे ऑप्शन में था ना इंडी 101, ठीक है। म्यूजिक टू माई ईयर्स सीलिन एल ए सिम्पसन के द्वारा लिखा गया। द म्यूजिक रूम ये लिखा है नमिता देवीदयाल के द्वारा, ठीक है। देवीदयाल है शायद ये, ठीक है। तो ये इनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी लोन फोक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। देखो लोन फोक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी ये किसकी बुक है, ये किसने लिखा है? तो देखो ऑप्शन में क्या है हमारे पास, खुशवंत सिंह है, ब्रिजमोहन कौल है, रस्किन बॉन्ड है, जॉन डलवी है। देखो करेक्ट आंसर ना हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड, ठीक है। ये रस्किन बॉन्ड की ही बुक है, ठीक है। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। अब देखो यहाँ पे रस्किन बॉन्ड
और इनके अदर बुक्स में और कौन कौन से हैं? रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड ना इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। इनके अदर बुक्स हो जाएंगे द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, रोड्स टू मसूरी, ठीक है। ऑथर्स एंड बुक्स, आप देखो कुछ अदर ऑथर्स की बात करें, खुशवंत सिंह, तो इनकी जो बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान बुक वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज़ादी से रिलेटेड है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। और ब्रिज मोहन कौल, इनका है कन्फ्रंटेशन विथ पाकिस्तान। और जोहन दलवी, ये है हिमालयन ब्लंडर, ठीक है, ये भी याद रखिए, हिमालयन ब्लंडर, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। अच्छा, ये तो देखो क्या हो गया, ठीक है। अब देखो हमारा हमारा जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें देख लेते हैं, हु अमंग दी फॉलोइंग ऑथर्स रोट कमाइनी। अच्छा, ये सारे ना हमारे पास ना एक ही बार में एक राइटर के सारे ही जितने भी उसने लिखे हैं ना, वो सारे ही यहाँ पे डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो कमाइनी, ध्रुव स्वामिनी, और कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, लहर एंड ममता, ये सबको किसी एक ऑथर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी ना, तो ये सारी हिंदी की बुक में ये सारी कविताएं आपको इजीली दिख जाएगी। देखो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा ना, ये हो जाएगा जय शंकर प्रसाद, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे एडिशन में और क्या दिया हुआ है। देखो जय शंकर प्रसाद, एंड प्रसाद वॉज हिज पेन नेम। एक प्रसाद इनका एक निक नेम कह सकते हैं, है ना। ही वॉज ऑल्सो नोन एज छायावादी कवि। तो देखो जयशंकर प्रसाद को ना एक छायावादी कवि के रूप में जाना जाता है। और अदर ऑथर्स एंड बुक्स की बात कर लेते हैं, तो देखो जयशंकर प्रसाद की बात कर लेते हैं पहले। तो अभी जो हमने पढ़ा है, और उसके अलावा भी जैसे कि इरावती है, कनन कुसुम हो जाएगा, चंद्रगुप्त, सूर्यकांत, ठीक है, ये सारा हमारा हो जाएगा। अब जो एडिशनल में दूसरा देखते हैं ना, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी है? तो देखो राम की शक्ति, पूजा, कुकुरमुता, परिमल, ठीक है, ये याद रखेंगे। आप देखो इसमें से भीष्म शाहनी ने, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी है? तो देखो ये लिखी है इन्होंने तमस, कहानियाँ, माधवी, ठीक है। अब और मैं दूसरा ले लेती हूँ क्योंकि मुझे तो आपको अच्छे से बताना है ना ये। अब कृष्णा सोबती, इसने कौन कौन सी बुक्स लिखी है? तो ये है जिंदगी नामा, जिंदा रुख, ठीक है, ये तो एक ही बुक है। बा, बादलों के घेरे, बादलों के घेरे होगा ये, लोम नहीं है ये, ठीक है, बादलों के घेरे, ये लिखा है कृष्णा सोपती के द्वारा, ठीक है। तो अच्छा, 20 क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो यानी कि हमने आज टोटल अच्छे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। ये कुछ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आप मुझे बता सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। वो मैं इसलिए भी बोलना चाहती हूँ क्योंकि जैसे आपने सपोज 15 तक वीडियो देख ली, ठीक है, 16 के बाद आपने छोड़ दिया, तो क्या पता वो जो 4 क्वेश्चन के लिए आपने जो वीडियो छोड़ा है, 4-5 क्वेश्चंस के लिए, और क्या पता वही आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि वीडियो देखने में आपका इतना टाइम नहीं जा रहा, क्योंकि आपको प्रॉपर कहीं पे नोट्स नहीं बना रहे हो, आप प्रॉपर कहीं पे इसको प्रॉपरली लिख नहीं रहे हो। एटलीस्ट आप वीडियो को तो पूरा सुनेंगे ना। तो इस वीडियो को पूरा सुनना, और चीज़ें समझ नहीं आती तो लिख लेना उसको, या लगता है कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लिख लेना चाहिए, मुझे सिर्फ सुन के भी समझ नहीं आता तो लिख भी लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हम फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे।